हेलो गाइस। सो अभी फिजिक्स में हम लोग वेव टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। तो अब तक गाइस हम लोगों ने देखा कि जो भी थियोरेटिकल नॉलेज था वेव के रिलेटेड वो सारा हम लोगों ने अब तक कवर कर लिया। जैसे वेव्स क्या होती है, कितने प्रकार की वेव हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसमें जो ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव जो होती है उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, ये सारी थियोरेटिकल बातें गाइस अब हम लोगों ने स्टडी कर ली। बट अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक एनालिटिकल व्यू ऑफ वेव। मतलब क्या गाइस कि मान लो अगर आपने किसी मीडियम में कोई एक वेव जनरेट कर दी। अभी वेव जनरेट करने के बाद वो जो वेव के पैरामीटर होते हैं जैसे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ये सारे जो पैरामीटर है वो खुद ब खुद वेव तो आपको बताएंगे नहीं कि मेरे पैरामीटर यही है। वो पैरामीटर तो आपको निकालना पड़ेगा। अभी वो निकालने के लिए कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि वो लगाए और हमको एम्पलीट्यूड वगैरह मिल गया। तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, सबसे पहली बात जो वेव होती है वो वेव में हम लोगों को कोई तो भी जाते हुआ दिख रहा है जो कि डिस्टर्बेंस जा रहा है। अभी वो डिस्टर्बेंस में कौन से पैरामीटर आते हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये सारी बातें गाइस हम लोगों को अभी निकालना है किसी भी वेव के रिलेटेड। अभी वो निकालने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। बट अभी ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमको कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहले ये जो वेव है इस वेव को हम लोग एक मैथमेटिकल व्यू से देखते हैं, इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं। अगर हम लोग वेव का मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने में बेसिकली सक्षम रहे तो उस मैथमेटिकल इक्वेशन से हमको जो जो चीज़ें निकालनी है वो चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम। ठीक है, इसलिए जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोगों ने पहले शुरू में देखा है साइंस के कि किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए चार जरिए होते हैं, थ्योरेटिकल, ओरल, ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल। तो हम लोगों ने तीन वे तो देख लिए, ओरल डिस्कशन कर लिया वेव के ऊपर, थियोरेटिकली कुछ बातें लिख दी, और ग्राफिकली भी हम लोगों ने वेव को स्टडी कर दिया। अभी हमको स्टडी करना है मैथमेटिकल वेव, और मैथमेटिकल वेव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उससे हम लोग बहुत कुछ पैरामीटर निकाल सकेंगे वेव के रिलेटेड। तो चाहे कोई भी वेव हो, चाहे साउंड वेव हो, चाहे मीडियम में आप वेव जनरेट करिए, उसके रिलेटेड पैरामीटर आप क्विकली निकाल सकते हो अगर उस वेव का आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन हो। अगर किसी को फोन पे हमको वेव एक्सप्रेस करना है तो हम लोग ओरली तो एक्सप्रेस कर नहीं सकते, तो हम लोग उसी चीज को प्रिसाइजली एक्सप्रेस करेंगे एक मैथमेटिकल वेव से। तो एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी जनरेट करना है हमको इस प्रोग्रेसिव वेव का, इसलिए हम लोगों ने हेडिंग दे दिया इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कंसिडर कर देते हैं। वो किसी एक गिवन डायरेक्शन से जा रही है। मतलब प्रोग्रेसिव वेव का डेफिनेशन ही क्या होता है कि ऐसी वेव जो रुके नहीं, चलती जाए। तो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की खासियत बात यह है कि वेव एक पर्टिकुलर दिशा से जाती रहती है और मीडियम के जो पार्टिकल है वो एसएचएम परफॉर्म करते हैं। एसएचएम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जो कि एक पॉजिटिव एक्स दिशा में जा रहा है और जो मीडियम के पार्टिकल है वो वाई दिशा से वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, अभी इस वाइब्रेशन को मैं एसएचएम भी बोल सकता हूँ। चलिए, तो सबसे पहली बात, आपको ये जो वेव दिखाई दे रहा है, इस वेव का जो आपका पार्टिकल है, हाँ आप बोलोगे सर ये ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्जिट्यूडनल वेव। देखिए मैंने बोल दिया आपको पहले लेक्चर में कि वेव ट्रांसफर हो चाहे लॉन्जिट्यूडनल हो, उसको हम लोग एक्सप्रेस इसी ग्राफ से करेंगे क्योंकि ये ग्राफ ज़्यादा कन्वीनियंट होता है रेदर वो वाला ग्राफ, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन वाला। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमको एक वर्ड हमारे सामने आया सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो हमें एक बात तो पता है कि अगर वेव आपकी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव होंगी तो आपके जो मीडियम के पार्टिकल है उनका जो वाइब्रेशन है वो एसएचएम होगा। ये बात तो हमें पता है। ठीक है, अब एसएचएम के रिलेटेड हमें क्या क्या बातें पता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। जिन बच्चों ने एसएचएम अटेंड किया होगा उनको ये टॉपिक पता होगा, जिनने एसएचएम मतलब ऑसिलेशन चैप्टर नहीं अटेंड किया होगा उनको पता नहीं होगा, तो उनके लिए मैं थोड़ी शॉर्टकट में बातें बता देता हूँ। देखिए, एसएचएम में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है। ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये वाला इधर वाला एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर हमारा पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है तो इस वाले मोशन को हम लोगों ने ऑसिलेटिंग मोशन बोल दिया। बट अगर इस मोशन में हमें रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर डिस्प्लेसमेंट मिलता है और उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो ये आइडेंटिटी किसी भी ऑसिलेशन मोशन में अगर आती है तो वो ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या, हम लोगों ने क्या किया था, स्प्रिंग को खींचा था और छोड़ने के बाद वापस स्प्रिंग अपने ओरिजिनल जगह पे चला गया था। तो हम लोगों को ये वाला मोशन दिखाई दे रहा था, टू एंड फ्रो। तो ये ऑसिलेटरी मोशन था।
तो जब हम लोगों ने स्प्रिंग को रिलीज कर दिया तो स्प्रिंग वापस अपनी जगह क्यों आया? क्योंकि स्प्रिंग के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा था। ऐसा फोर्स जो स्प्रिंग को वापस अपनी जगह ले आता है उसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जो कि इंटरनल फोर्स था, हम लोगों ने बाहर से नहीं लगाया। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितना स्प्रिंग को खींचोगे उतना स्प्रिंग आपके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाता है। आप स्प्रिंग को खींच रहे हो, इमेजिन करो अंदर से जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने ये नोटिस किया कि जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उतना रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और इनकी डायरेक्शन हम लोगों ने देखा था अपोजिट है। तो जिस किसी भी ऑसिलेशन मोशन को ये आइडेंटिटी लगेगा वो ऑसिलेटरी मोशन क्या हो जाएगा? एसएचएम। चलो ये बात पता है। अब हम लोगों ने इस ऑसिलेटरी मोशन का एक मैथमेटिकल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाया था, वो था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये था गाइस मैथमेटिकल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ पे हम लोगों ने x सिंबल क्यों यूज किया? क्योंकि हम लोग इस दिशा में एसएचएम पढ़े थे। अभी ये वाला दिशा बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये वाला दिशा वाई एक्सिस होता है। तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जनरली एक्स एक्सिस के अलाउंग था, इसलिए हम लोगों ने एक्स सिंबल रिप्रेजेंट किया। इट डजेंट मैटर, आप वाई भी ले सकते हो। एनीवे, अभी ये जो चीज थी, ये चीज क्या थी? ये चीज रिप्रेजेंट करती थी गाइस फेज, किसी भी एसएचएम का फेज। मतलब आपका जो पार्टिकल है वो किसी टाइम बाद कहाँ पे होगा वो बताने के लिए हम लोगों को इसकी मदद करती है। तो इससे हमें पता चल जाए पार्टिकल कहाँ है। इसकी वैल्यू अगर 0 होंगी तो पार्टिकल यहाँ पे, इसकी वैल्यू 90 होंगी तो पार्टिकल यहाँ पे। ये सारी बातें आपको पता है ऑसिलेशन जितने भी स्टूडेंट सीखे। अभी गाइस ये जो अल्फा था ये था इनिशियल फेज। अगर आपका पार्टिकल मीन से स्टार्ट होता है तो अल्फा की वैल्यू 0 होती है और इक्वेशन हमारा ये बन जाता है। अगर आपका पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो अल्फा की वैल्यू 90 थी, आपका इक्वेशन थोड़ा बदल जाता था। ठीक है, एनीवे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था जब पार्टिकल हमारा मीन से स्टार्ट होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे भी तो आपका जो मीडियम का पार्टिकल है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये भी मोशन हम लोगों ने एसएचएम माना। तो गाइस ये वाला जो ओ वाला पार्टिकल है, मीडियम का जो पार्टिकल है जो ओ पॉइंट पे, उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन भी तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों ने एक्स सिंबल रिप्रेजेंट किया था क्योंकि ऐसा मोशन था, इस दिशा में हम लोगों ने स्टडी किया। अभी हमारा पार्टिकल इस दिशा में मूव कर रहा है, इसलिए मैं एक्स की जगह वाई डाल देता हूँ और हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये क्या है गाइस? ये आपके मीडियम, जिस मीडियम में आपने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जनरेट किया, उस मीडियम का जो पार्टिकल है ओ पोजीशन पे, उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। मैंने किसकी मदद से लिया? एसएचएम की मदद से। हालांकि एसएचएम में हम लोग ये कैसे आता है ये भी देखा था, बट फिलहाल जो लोग एसएचएम नहीं पढ़े उनको बस ये याद रखना है कि भाई ये इस तरह से एसएचएम को हम लोग मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। एनीवे, अभी ये क्या होता है गाइस? एम्पलीट्यूड हमें पता है और ओमेगा टी जो होता है वो फेज होता है। इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल कहाँ पे। इसका वैल्यू 0 पार्टिकल मीन पे, इसका वैल्यू 90 पार्टिकल एक्सट्रीम पे, इसका वैल्यू 180 पार्टिकल वापस मीन पे, ऐसे उसके वैल्यू होते हैं। एनीवे, तो ये हो गया गाइस हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। बट कौन से पार्टिकल का? जो पार्टिकल ओ पे है। अभी हमको वेव का जनरल इक्वेशन बनाना है, तो जरूर नहीं पार्टिकल ओ पे होगा। हम लोग एक काम करते हैं, इस मीडियम का किसी भी लोकेशन का एक पार्टिकल उठा लेते हैं, जिसको हम लोग अभी पी मान के चलते। चलो, सो हम लोगों ने क्या कंसिडर अ पार्टिकल सिचुएटेड एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स। हम लोग मीडियम का एक पॉइंट पी मान के चलते जो कि ओरिजिन से एक्स दूरी पे है, जो कि पॉइंट पी ओरिजिन से एक्स दूरी पे है। अभी इस वाले जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है जो कि मीडियम का है, इस वाले पार्टिकल का हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाते हैं। हम लोगों ने इस वाले पार्टिकल का तो बना दिया, अभी इस वाले पार्टिकल का बना देंगे। अभी उसके लिए देखो हम लोग एक चीज सीखते हैं। हम लोगों ने प्रॉपर्टी में एक पॉइंट बोला था कि आप जिस मीडियम में वेव जनरेट कर रहे हो उस मीडियम के पार्टिकल तो वाइब्रेट हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी ईच पार्टिकल उसके प्रीवियस पार्टिकल से फेज से पीछे होगा, ये हम लोगों ने जाना था, हम लोगों ने प्रूफ करके ये बातें देखी पिछले वीडियोस में। हम लोगों ने पॉइंट क्या बोला था कि ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम लैग्स बिहाइंड द प्रीवियस पार्टिकल बाय फेज। तो हर एक पार्टिकल मीडियम का फेज से पीछे ही होगा उसके पहले वाले पार्टिकल से, मतलब पहला पार्टिकल हमेशा फेज से आगे होगा। ठीक है, अभी मुझे बताओ ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी का जो फेज है ये पॉइंट ओ के फेज से तो पीछे ही होगा, मतलब इसका फेज पीछे होगा। कितने से पीछे? हम लोग मान के चलते हैं डेल्टा से पीछे। एग्जांपल देखिए, अगर ये इसका फेज मान लो 100 है
और इसका फेज मान लो 50 है, देखो देखो सुन लो बात, इसका फेज 100 है और ये जो पॉइंट पी है ये 50 से पीछे है, 50 फेज नहीं है, 50 से पीछे है। तो मुझे बताओ इसका जो है फेज वो कितना होगा, इसका फेज 100 है और ये जो पॉइंट पी है ये 50 से पीछे है, 50 से उसका फेज कम है, तो इसका फेज कितना हो जाएगा 150। 150 निकाला कैसे, 100 माइनस 50। तो सुन लो गाइस, इस वाले पार्टिकल का जो फेज है जो कि 150 था, मैंने किस तरह से निकाला, 100 माइनस 50। नो व्हाट इज गाइस, व्हाट इज 50? 50 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल। फर्क है, अगर इसका फेज 100 होता है और इसका फेज अगर 150 होता है तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस मतलब फर्क 50 का। तो हम लोगों ने ये जाना कि पहला वाला पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहा है उसका फेज मान लो किसी टाइम पे 100 है और ये जो पी वाला पार्टिकल है उसका फेज 50 से कम है, मतलब इसके फेज और इसके फेज में 50 का फर्क है और वो कम है 50 से, तो इसका फेज कितना होगा 50 से कम है, मतलब इसका फेज कितना होगा, सॉरी 50 होगा। इसका फेज कितना होगा, माय मिस्टेक, मैंने बोल दिया इसका फेज 100 है, अब इसका फेज जो है वो 50 से कम है। एक काम करते हैं हम लोग 200 मान के चलते हैं, इसका फेज 200 है और इसका फेज 50 से कम है, तो बेसिकली 50 से कम है तो इसका फेज कितना होगा, 50 से तो कम है बट इसका फेज कितना होगा 150। कैसे, 200 माइनस 50, आंसर कितना आ गया 150। बात समझ में आ रही है? तो ये जो 50 है गाइज ये होता है फेज डिफरेंस। तो हम लोग मान के चलते वो जो फेज डिफरेंस है वो डेल्टा है और इसका 100, 200, 150 ना मान के चलते, हम लोग ये मान के चलते ओमेगा टी। तो देखो ओमेगा टी इसका फेज था और इसका फेज कितने से कम है, डेल्टा से, तो इसका फेज कितना हो जाएगा ओमेगा टी माइनस डेल्टा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पार्टिकल है, जिस पार्टिकल का अभी हमको फेज पता चल गया जो कि ओमेगा टी माइनस डेल्टा, तो इस वाले पार्टिकल का इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा। बस फेज डालना है आपको, जैसे यहाँ पे फेज ओमेगा टी था, अभी इस वाले पार्टिकल के लिए फेज कितना है ओमेगा टी माइनस डेल्टा, तो वो डाल के इक्वेशन बना दिया। अब ये इक्वेशन किसका है, इस वाले पार्टिकल का जो कि x दूरी पे है फ्रॉम द मीन पोजिशन, तो वो लिख दिया कि ईच पार्टिकल लैग्स बिहाइंड द प्रीवियस पार्टिकल इन फेज, हेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल सिचुएटेड एट पॉइंट P इज गिवन बाय ये। अभी डेल्टा क्या है, डेल्टा इज द फेज डिफरेंस, डेल्टा इसके फेज और इसके फेज में का अंतर है डेल्टा, ठीक है। अभी डेल्टा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एट पॉइंट O एंड पार्टिकल एट पॉइंट P, ये हम लोगों ने बोल दिया। अभी हमको क्या करना है, नेक्स्ट बात जानिए। देखिए हम लोगों ने गाइस वेवलेंथ जो था, वेवलेंथ, उस वेवलेंथ के हम लोगों ने 4 डेफिनेशन बनाए थे। कौन से 4 डेफिनेशन थे, चलिए आइए देखते, क्योंकि अभी ये पॉइंट हमारे काम का है। मान लो इस वाले डिस्टेंस को हम लोगों ने वेवलेंथ बोल दिया था, तो वेवलेंथ का पहला डेफिनेशन था कि पीरियडिक टाइम में किसी वेव, पीरियडिक टाइम में कोई वेव जितना अंतर कवर करता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या था कि आपका वेव कितना डिस्टेंस कवर करता है, एक वेव बनाने के लिए कितना डिस्टेंस आपको लगता है, वो वेवलेंथ था। दूसरा बेसिकली गाइस डेफिनेशन क्या था कि ये मान लो आपका मीडियम है, अब आपके मीडियम के आप लोगों ने 2 पॉइंट उठा दिए, अगर इन 2 पॉइंट में का फेज डिफरेंस बोल रहा हूं मैं, फेज डिफरेंस, इसका फेज और इसका फेज में का अंतर अगर 2 पाई होगा तो इन 2 पार्टिकल में का जो डिस्टेंस होगा वो लैम्बडा ही होगा, जो कि वेवलेंथ होगा। मतलब किसी भी 2 पार्टिकल का अगर फेज डिफरेंस 2 पाई होता है तो उनमें का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्बडा होता है। पाथ डिफरेंस मतलब अंतर, पाथ में का अंतर। सो मैं बिंदास बोल दूंगा कि भाई फेज डिफरेंस 2 पाई तो पाथ डिफरेंस लैम्बडा, या तो उल्टा पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई। तो अगर गाइस 2 पाई फेज डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस लैम्बडा होता है तो डेल्टा फेज डिफरेंस के लिए हमारा पाथ डिफरेंस कितना होगा वो हम लोग जानते हैं। देखिए समझिए, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में पाथ डिफरेंस कितना है, x। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा। देखिए समझ लीजिए बात को, इस 2 पॉइंट में का फेज डिफरेंस है डेल्टा और पाथ डिफरेंस कितना है, x। अभी हम लोग क्या करते हैं मुझे बताओ, अगर 2 पाई फेज डिफरेंस होता है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्बडा। तो मुझे बताओ अगर फेज डिफरेंस डेल्टा होगा तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, x। तो यहां से हम लोग डेल्टा की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, 2 पाई इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा इंटू लैम्बडा। हमें डेल्टा निकालना है, x नहीं, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा।
बात समझ में आ रही है? तो अगर डेल्टा की वैल्यू 2πx/λ है तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी कि वी नो दैट फेज डिफरेंस 2π करस्पॉन्डिंग टू पार्ट डिफरेंस लैम्बडा। फेज डिफरेंस 2π होता है तो पार्ट डिफरेंस लैम्बडा होता है। तो अगर फेज डिफरेंस डेल्टा होगा तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा? 2πx/λ। पार्ट डिफरेंस अगर डेल्टा होगा विल करस्पॉन्डिंग टू अ पार्ट डिफरेंस ऑफ 2πx/λ। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो बेसिकली हम लोगों ने यहां पे क्या लिखा है, हम लोगों को यहां पे ये लिखना है कि अगर फेज डिफरेंस, या तो फिर उल्टा लिखते, अगर पार्ट डिफरेंस आपका लैम्बडा होगा तो फेज डिफरेंस जो होगा वो 2π होगा। तो अगर आपका पाथ डिफरेंस लैम्बडा x होगा तो फेज डिफरेंस जो होगा वो होगा 2πx/λ। ये चीज समझ लीजिए, हम लोग ने क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, उसी से हम लोग ये बात जानी कि अगर लैम्बडा पाथ डिफरेंस होता है तो फेज डिफरेंस 2π होता है। तो अगर x पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस कितना? तो इट्स 2πx/λ। तो ये वैल्यू हम लोग इसमें डाल देते हैं, वो इक्वेशन बन जाएगा y = a sin ω t माइनस डेल्टा की जगह गई 2πx/λ। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। y = a sin ओमेगा मतलब गाइस 2πn सबको पता है, माइनस 2πx/λ। अब यहां से गाइस 2π कॉमन निकालो, ब्रैकेट में से 2π कॉमन निकलेगा तो y = बन जाएगा a sin 2π nt माइनस 2π तो कॉमन निकला x/λ। अभी गाइस ये जो होता है ये होता है मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। किसी भी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का मैथमेटिकल इक्वेशन ये होता है। अभी इसके बहुत सारे फॉर्मेट है, हम लोग एक एक फॉर्मेट जनरेट करते हैं। और दूसरा एक फॉर्मेट कोई लिख देगा a sin 2π। अभी फ्रीक्वेंसी ये टाइम पीरियड का उल्टा होता है तो फ्रीक्वेंसी को मैं 1/t लिख दूंगा x/λ। चलेगा? तो ये एक बन जाता है इक्वेशन गाइस। दूसरा फॉर्म, दिस इज ऑल्सो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, इट्स इक्वेशन। तीसरी चीज कोई क्या करेगा, जैसे आपने 2π कॉमन निकाला, मान लो इन दोनों चीज में n कॉमन तो नहीं है, फिर भी मैं कॉमन निकालता हूँ। कॉमन नहीं होने के बाद भी आप कॉमन निकाल सकते हो, बस करना क्या आपको, जो चीज कॉमन निकाल रहे हो वो चीज हर चीज को डिवाइड करना है। तो मैंने n कॉमन निकाला तो n से मैंने हर एक को डिवाइड किया, ये तो पता है ना आपको। तो देखो n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ t माइनस x/n λ। अभी ये जो n λ होता है ये होता है वेलोसिटी ऑफ वेव। कैसे? चलिए देखते हैं। अभी हमको पता है गाइस वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, ये होता है ना फॉर्मूला। अब मुझे बताओ वेलोसिटी का तो ये तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड किसी के लिए भी। अगर मान लो किसी वेव ने पीरियोडिक टाइम लिया, मतलब मान लो किसी वेव का पीरियड है 2 सेकेंड, तो मैं 2 सेकेंड 3 सेकेंड ना बोलता हूँ, कैपिटल टी बोलता हूँ। अभी ये कैपिटल टी है पीरियड, मैं अगर इस टाइम की जगह कैपिटल टी रख देता हूँ पीरियड, तो हम लोगों को पता है इस पीरियडिक टाइम में वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है? वेवलेंथ कितना कवर करती है? वेवलेंथ। तो ये हो गया ना v = λ/t। तो मुझे बताओ 1/t की जगह मैं फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकता हूँ, तो v की वैल्यू क्या आ गई? n × λ। तो मुझे बताओ n × λ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ वेव। तो यहां से एक फॉर्मूला हमें पता चल गया, एज v = n × λ, तो y = a sin 2πn t माइनस x/v। ये एक दूसरा फॉर्मेट है गाइस आपके वेव का इक्वेशन का। और भी जैसे ये 3 फॉर्मेट है, और भी हम लोग एक एक फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2πn है इसको अंदर लेके जाते हैं, या ये जो n की वैल्यू है 2πn को अंदर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा a sin 2πn × t माइनस 2πn x/v। ये हो गया। अभी आपको पता है v = n × λ, तो n की जगह आप लोग v/λ लिख सकते हो। n की जगह क्या लिख सकते हो? v/λ। तो मैं इस n की जगह v/λ लिख देता हूँ, तो v कैंसिल, यहाँ नहीं, यहाँ रहने दो ऐसा ही। तो ये जाएगा 2πx/λ, तो ये हो गया 2πx/λ। ठीक है। अभी गाइज आप अगर नोटिस करोगे तो ये जो n है
टू पाई एन, इसको हम लोग ओमेगा वापस बोल देंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस टू पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। तो ये जो टू पाई एक्स अपॉन लैम्बडा है गाइस, ये होता है कांस्टेंट। किसी भी वेव का वेलोसिटी वेवलेंथ बदलता नहीं, हाँ एक्स बदलते जाएगा, क्योंकि कभी पॉइंट यहाँ पे है तो ये एक्स दूरी है, पॉइंट यहाँ पे आएगा तो एक्स बदल जाएगा। तो इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं के, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं के का वैल्यू क्या है, टू पाई अपॉन लैम्बडा। तो गाइस ये जो कांस्टेंट होता है के, इस कांस्टेंट को भी बोलते हैं प्रोग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन कांस्टेंट। सो के इज द प्रोग्रेशन कांस्टेंट। तो ये सारे वेज है गाइस किसी भी वेव को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के, आप चाहे कोई भी यूज करो। अभी देखो आपका वेव इस दिशा में जा रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो वेव को हम लोग इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किए। वैसे कोई भी उठा लो, मान लो अगर आपका वेव इस दिशा से नहीं जाता, निगेटिव एक्स एक्सिस से जाता, तो ये इक्वेशन क्या बन जाता? प्लस। बस। तो आपको एंट्रेंस में पूछते हैं कि अगर वेव पॉजिटिव दिशा में जा रहा है, प्रोग्रेसिव वेव, तो उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो यहां पे माइनस डाल दो, कोई भी इक्वेशन उठाओ। और अगर वेव निगेटिव एक्स एक्सिस से जाता है तो उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो यहां पे प्लस डाल दो। तो ये प्लस माइनस की बात है, ठीक है गाइस। सो आई होप कि ये जो पूरा लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने एक ही बात जानी कि किसी भी वेव को हम लोग मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी ये टॉपिक एकदम से समझने के लिए गाइस हमें पता चाहिए एसएचएम, क्योंकि ये इक्वेशन से स्टार्टिंग किया है, तो हम लोगों ने एसएचएम की मदद लेके ये इक्वेशन देखा है। तो बड़ा सिंपल है, इस पार्टिकल का इक्वेशन ये, तो इस पार्टिकल का इक्वेशन ये हो जाएगा। भाई ये चीज क्या होती है? ये होती है फेज। तो इसका फेज ओमेगा टी है, इसका फेज ओमेगा टी माइनस डेल्टा। क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि ये जो है ये डेल्टा फेज से पीछे होगा, डेल्टा फेज से पीछे होगा, तो इसका फेज कितना होगा? ओमेगा टी माइनस डेल्टा। अगर इसका फेज 200 है और ये 50 से पीछे है, तो इसका फेज कितना होगा? 200 माइनस 50। वही लिख दिया मैंने। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी कि डेल्टा की वैल्यू निकालना हमें। तो हमें एक चीज पता है, अगर दो पार्टिकल में का फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने रिलेशन देखा कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा होता है तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। तो अगर पाथ डिफरेंस x होगा तो फेज डिफरेंस कितना? डेल्टा। इस डेल्टा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, वो आई 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। तो x जब भी पाथ डिफरेंस होगा तब फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। वो डेल्टा की जगह डाल दिया, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, तो हमें इक्वेशंस मिल गए हमारे वेव्स के। ठीक है गाइस। सो आप लोग ये पूरा नोटबुक में कॉपी कर लो, ये इक्वेशन हमें बहुत बहुत ज्यादा मदद करेंगे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है गाइस। सो हम वेव को अभी मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वेव कौन सा होना? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अंडरस्टूड गाइस? थैंक यू सो मच।